शायद मैं गलत दुनिया में आ गया हूँ और मुझे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए कि एक लड़का क्या चूड़ियाँ पहन सकता है, क्या मेकअप कर सकता है, ऐसे कपड़े या ये कलर मत पहनो, वो मत करो। सब लोग मुझे लड़की ही लड़ा छक्का के साथ-साथ ये कहने लगे कि ये एक आर्टिस्ट है। वेदों में महाभारत, रामायण सब में ऐसे-ऐसे कैरेक्टर्स हैं, बिना टैबू के, बिना उनका मज़ाक उड़ाए कि मेरा जो एक्सेप्टेंस है वो मेरे लिए ज़रूरी है। पहले मैं खुद को एक्सेप्ट करूँ। सवाल ये है कि क्या आप अपने आप से प्यार करते हो? 2011 में मैंने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया। बचपन से ही मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि मैं परफ़ॉर्मेंस करूँ, मेकअप करूँ, डांस करूँ। जब मैं उस शो में गया, मैं बहुत खुश था। लेकिन जजेस ने मेरा मज़ाक उड़ाया कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन के आए हो? तुम लड़की हो क्या? उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बोला मेरे ड्रेसिंग सेंस की वजह से और एक जज तो अपना मुँह छुपा रही थी और बार-बार ये कह रही थी, "तुम कितने डरावने लग रहे हो, तुम मेरे सपने में आओगे और रात को चिल्ला के मैं उठ पड़ूँगी।" उन्होंने मुझे बहुत बेइज़्ज़त किया और मुझे स्टेज से उतार दिया। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम हितेन नूनवाल है और मैं एक जेंडर फ्लूइड आर्टिस्ट हूँ, डिज़ाइनर हूँ, डिज़ाइन एजुकेटर हूँ, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। उस रियलिटी शो के बाद मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हुआ? लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल मुश्किल मुझे जब हुई जब वो शो टीवी में आया। जब वो शो टीवी में आया, तो उन्होंने मेरा म्यूज़िक बदल दिया था। मैंने एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पे परफ़ॉर्मेंस किया था और उन्होंने जब ये दिखाया टीवी पे, तो उन्होंने मेरा म्यूज़िक एडिट करके लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, ये वाला सॉन्ग एडिट करके डाल दिया था और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा टीवी चैनल, इतना बड़ा रियलिटी शो ऐसा भी कर सकता है। सब लोग ने मुझसे कहा तुमने ये सॉन्ग क्यों किया? तुमने ये क्यों किया? मैं सबको बता-बता के थक गया कि मैंने ये सॉन्ग नहीं किया था और उन्होंने मेरा सॉन्ग बदल दिया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा टीवी शो म्यूज़िक चेंज कर सकता है। और सब लोग मेरे रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स, कॉलेज मेट्स सब मेरा मज़ाक उड़ा रहे थे और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ? फिर मैंने सोचा शायद मुझे परफ़ॉर्मेंस करना ही नहीं चाहिए। तो फिर मैंने कुछ टाइम के लिए परफ़ॉर्मेंस नहीं किया। धीरे-धीरे टाइम बीतता रहा और मुझे अपने बचपन का एक कोट याद आया कि सुंदर वही है जो सुंदर कार्य करे। तो मुझे लगा रियलिटी शो मुझे कैसे भी देखे, लोग कैसे भी देखें, मैं खुद पता है मुझे कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ। मैंने फिर से शुरुआत की, अलग-अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। फिर से मैंने फ़ैशन शो, मॉडलिंग, परफ़ॉर्मेंस करना शुरू किया और इसी तरह से मेरा कॉन्फिडेंस वापस आया। जब मैं बहुत छोटा था 3rd क्लास में, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से केंद्रीय विद्यालय में गया था और पहले ही दिन लोगों ने मुझे लड़की कहना शुरू कर दिया कि लड़की, लड़की, लड़की। मैं तो बहुत खुशी था कि मुझे अटेंशन मिल रही है लोगों की। फिर ऐसा ही चला 3rd क्लास में, 4th क्लास में कि ओह! ये लड़की है, इसको देखो ये लड़की है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे फेस एक जैसे ही होते हैं। इतना आसान नहीं होता लड़की और लड़के में फ़र्क कैसे करें। फिर जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया 5th क्लास, 6th क्लास, लोगों को लगा नहीं ये लड़की नहीं है और ये लड़का भी नहीं है, क्योंकि ये लड़कों जैसी हरकतें नहीं करता। तो मुझे लगा कि पता नहीं इनका ये लड़की और लड़के का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि मैं जैसा भी था अपने आप से बहुत खुश था, लेकिन लोग मुझसे खुश नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ बैठना बंद कर दिया, मेरे साथ खाना बंद कर दिया और अगर कोई मेरे साथ बैठता तो लोग उससे कहते इसके साथ मत बैठो, तुम इस जैसे बन जाओगे अजीब। सब लोग मुझे लड़की, छक्का, हिजड़ा, 50-50 काफ़ी कुछ कह के चिढ़ाते थे और मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था। उस टाइम मैं प्लेग्राउंड में अकेले बैठता था एक पेड़ के नीचे, मुझे अभी तक याद है वो पेड़ और वहाँ बैठ के मैंने शुरुआत की कविताएँ लिखने की। तो मैंने कविताएँ लिखी, ड्राइंग बनाई और लोग वैसे ही रहे, मुझे देखते रहे, चिढ़ाते रहे, बहुत कुछ बोलते रहे मुझे। मुझे लगा शायद अलग ही हूँ। शायद यही है मेरी आइडेंटिटी कि मैं ऐसा ही बना के भगवान ने भेजा हूँ। तो मुझे तो ये लग रहा था अगर उनको मुझसे बात करनी है तो कर लें, नहीं करनी है तो ना करें।
फिर 9th क्लास में पहुँच के मैंने सोचा कि मैं अपनी मैम को बताता हूँ कि कैसे लोग चिढ़ाते हैं मुझे। फिर मैंने मैम को बताया कि सब मुझे लड़की कह रही है। तो मैम ने कहा चुपचाप अपनी सीट पे जाके बैठ जा, तेरा तो लिंग ही बदल दिया कि तुझे लड़के से लड़की बना दिया। और सारे लोग बहुत हँसे मेरे ऊपर, पूरी क्लास हँसी। फिर मुझे लगा शायद ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। तो फिर मैं बहुत दुखी चुपचाप घर पे गया, यही सोचते-सोचते कि शायद मैं गलत दुनिया में आ गया हूँ और मुझे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। तो घर जाके मैंने सोचा कि किसी तरीके से मर जाऊँ मैं। तो मैंने अटेम्प्ट किया सुसाइड करना। अगर आज भी मैं बता रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो दिन आज ही है। कितने भी एक्सपीरियंस हो पास्ट के, उनके बारे में बात करते समय ये लगता है अभी भी जैसे मेरा कुछ हिस्सा पास्ट में ही है। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, बहुत पेनफुल था। फिर मैंने कोशिश की मरने की, लेकिन मैं नहीं मरा। और उसके बाद जब मैं स्कूल गया तो मुझे लगा कि कोई मुझसे बात करे, कुछ कहे, ना बैठे मेरे साथ, मेरी आर्ट मेरे साथ है। और फिर मैंने सोचा कि इस आर्ट के ज़रिए चलो पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल के कॉम्पिटिशन में। तो बचपन से 9th क्लास तक मैंने किया ही नहीं पार्टिसिपेट। उसके बाद मैंने पार्टिसिपेट किया अलग-अलग कॉम्पिटिशन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग। और जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट ऐसे आया, फर्स्ट प्राइज़ गोज़ टू हितेन नूनवाल फॉर ड्राइंग, फॉर रंगोली, पेंटिंग, फॉर एवरीथिंग आई ग्रैब्ड ऑल द फर्स्ट प्राइज़ेज़। और फिर सब लोग मुझे लड़की ही लड़ा छक्का के साथ-साथ ये कहने लगे कि ये एक आर्टिस्ट है। सब लोगों ने तो ऐसे नहीं कहा, लेकिन कई लोग मुझे ये समझने लगे हाँ, ये आर्टिस्ट भी है। 9th के बाद मैंने अपने स्कूल को कई जगह पे रिप्रेज़ेंट किया, सोशल साइंस एग्ज़िबिशन में, बाकी एग्ज़िबिशन्स में, इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में। फिर 11th-12th पास करके मुझे लगा कि शायद मुझे आर्ट की ही पढ़ाई करनी चाहिए। फिर मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। उसके बाद मुझे लगा कि बचपन से मैं ऐसे फ़ैशन और परफ़ॉर्मेंस करता आया हूँ, क्योंकि मैंने 6th क्लास में शुरू कर दिया था परफ़ॉर्मेंस। स्कूल में तो था नहीं कोई ऐसा कि मैं लोगों से बैठूँ, बातें करूँ उनके साथ। तो मुझे घर के आस-पास जो माहौल मिला, वहाँ मैंने रामलीला में परफ़ॉर्मेंस किया। मैंने 4 साल तक सीता का रोल किया है। उसके अलावा और भी दूसरे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स किए हैं, ऑल फीमेल कैरेक्टर्स। और फिर उसके बा और मैं अपने कॉस्ट्यूम खुद ही सिलता था। फिर बैचलर्स करने के बाद मुझे लगा कि मुझे ये प्रोफ़ेशनली सीखना चाहिए कैसे बनाते हैं कॉस्ट्यूम्स। फिर मैंने अप्लाई किया एनआईटी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। और एक बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर मैंने और एक्सप्लोर किया कि मैं और क्या कर सकता हूँ अपने आर्ट के लिए। फिर मैंने अपने कॉस्ट्यूम्स पे काम करना शुरू किया, अपने मेकअप पे, हेड गियर, परफॉर्मेंस। उसके बाद मैंने डांस भी सीखा, बेली डांस, बंजारा स्कूल ऑफ डांस से। फिर मैंने अलग-अलग जगह डिज़ाइनर्स के साथ काम किया, जैसे ऋतु कुमार, रॉ मैंगो और एक और ब्रांड है नन। तो मुझे लगा कि मेरा जो एक्सेप्टेंस है, वो मेरे लिए ज़रूरी है। पहले मैं खुद को एक्सेप्ट करूँ। लोग एक्सेप्ट करे ना करे, आई थिंक चेंज तो खुद से ही शुरू होगा। और अगर मैं खुद को एक्सेप्ट कर लूँ तो धीरे धीरे सारे लोग भी एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। क्योंकि मैंने बचपन से ही शुरू कर दिया था मेकअप करना और ड्रेसअप होना। तो धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये बीमार है, इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है और इसीलिए ये ऐसे मेकअप करता है क्योंकि ये पागल है। तो मेरे कई सारे रिलेटिव्स ने मेरे पेरेंट्स को बोला कि आप इसको साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, क्योंकि ये लड़के ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स तो हमेशा मुझे समझते ही थे। लेकिन रिलेटिव्स के पुश की वजह से वो मुझे लेकर गए साइकोलॉजिस्ट के पास। और उन्होंने मुझे कहा कि आप कि ना तुम बात कर लो डॉक्टर से। तो मैंने कहा मैं क्या अकेले क्या बात करूँ, आप बैठो मेरे साथ, हम दोनों ही बात करेंगे ना। तो डॉक्टर हमें देख रहा था। फिर मेरे पापा ने बोला कि इसके कुछ दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ आपको? फिर मैंने कहा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ मेकअप से या डांसेस से या ड्रेसअप होके। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बेटर होगा कि आप लोग घर जाओ, एक दूसरे को समझो, क्योंकि ऐसा होना नेचुरल है। ये कोई बीमारी नहीं है कि साइंस में इसका इलाज है या फिर आप इसको साधु के पास लेके जाओगे। एक दूसरे को समझना यही सॉल्यूशन है। मेरे स्कूल में गार्डन में सूरजमुखी के फूल थे, जो सूरज को देख-देख के मूव करते थे। तो मुझे लगा कि शायद हम सबके लिए एक लाइट सोर्स है। तो मैं ऐसे तो नहीं सोचता कि भगवान, भगवान, बट मैं यूनिवर्स में बहुत विश्वास रखता हूँ। तो मुझे लगा वो हमारा सोर्स है, जो हमारे मन की आवाज़ है। तो मेरी मन की आवाज़ ने मुझे ये बताया कि मुझे एक पर्टिकुलर जेंडर आइडेंटिटी में फ़िक्स होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कभी मैं ऐसे ड्रेस अप कर सकता हूँ, कभी जो मैनली कंसीडर किए जाते हैं क्लोथ्स, कभी वो पहन सकता हूँ। तो मुझे धीरे-धीरे समझ आया कि इस चीज़ को कहते हैं जेंडर फ्लूइडिटी। तो मैंने इसको भी एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। तो ये एक्सप्रेशन शुरू हुआ लोगों की वजह से ही, कि वो मुझे कैसे देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं। तो जो भी मेरे पास नेगेटिव कमेंट आता या हेट कमेंट आता लोगों से, उसको मैं एक आर्ट वर्क में एक्सप्रेस करने की कोशिश करता, जिसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, कि एक कैरेक्टर बन जाए उसी फीलिंग का। तो मैंने ऐसे शुरू किया और मैंने बहुत सेल्फ पोर्ट्रेट किए। मुझे जब तक चैन ही नहीं मिलता था जब तक मैं सेल्फ पोर्ट्रेट ना कर लूँ। और उसके बाद लोगों ने ये सोचा कि दिस इज़ आर्ट वर्क व्हाट यू आर क्रिएटिंग, कि आप जो कर रहे हो फ़ोटोज़, इनको एग्ज़िबिशन्स में होना चाहिए। तो फिर मैंने अलग जगह ट्राई भी किया, जर्मन एम्बेसी एंड अमेरिकन ब्रिटिश अकेडमी, अ लॉट ऑफ प्लेसेस, अलियांस फ्रांसेस, बहुत सारी जगह पे। और अभी मेरे कई एग्ज़िबिशन सेल्फ पोर्ट्रेट के इंटरनेशनली ट्रैवल भी करते हैं। और धीरे-धीरे फिर लोगों ने पहचानना शुरू किया, तो यही चीज़ें जो उन्होंने फ़ोटो में देखी, उनको परफ़ॉर्मेंस में चाहिए थी, कि आप ऐसे कुछ कैरेक्टर क्रिएट करो जो परफ़ॉर्मेंस में भी हो पाए। तो जो भी सारा पेन था, मैंने बैठ के रोया नहीं हूँ। मैंने उस पेन को यूज़ किया है कि मैं कैरेक्टर डिज़ाइन करूँ और परफ़ॉर्मेंस में उनको क्रिएट करूँ। और जो भी मैं कैरेक्टर करता हूँ, वो सारे डार्क कैरेक्टर हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर पैदा हुए नेगेटिविटी से लड़ने के लिए। ये वाला कैरेक्टर तो बहुत पॉज़िटिव है, मोस्टली बहुत डार्क और थोड़े स्केरी वाले कैरेक्टर्स होते हैं मेरे, इसलिए क्योंकि वो नेगेटिविटी से फ़ाइट करते हैं। जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में हमारे पास है काली माँ, बहुत नेगेटिव और डार्क दिखती है, लेकिन वो फ़ाइट करती है डार्कनेस से, वो डार्क अपीयर होती है। तो वैसे ही कुछ तरह से मेरे कैरेक्टर हैं। तो अगर मैं अपना पास्ट तक देखूँ और अभी देखूँ, तो मैंने कभी गिव अप नहीं किया और ना ही करने वाला हूँ। और लोग कुछ भी कहें, मुझे पता है सारे हेटर्स दे विल डाई वन डे, उनको मरना ही है, तो मैं उनकी चिंता करूँ ही क्यों? सो जैसे भी मुझे ड्रेसअप होना है, जो भी पहनना है, हमेशा मैं ऐसा ही करूँगा। और मुझे लगता है कि अगर आप अपने साथ ट्रू नहीं हो सकते, ऑथेंटिक नहीं हो सकते, तो आप शायद इस पूरी दुनिया के लिए फेक ही हो। तो अगर अपने साथ ऑथेंटिक होना है, तो आई विल से 3 स्टेप्स जो मैंने यूज़ किए हैं, कि सबसे पहले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, कि आप अपने आप को समझें कि जो मेरे साथ हो रहा है, क्या ये सही है, गलत है या लोग सही हैं? और जब आप समझ जाओ कि क्या हो रहा है आपके साथ, फिर आप सोचो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ऐसा ही है कि आपको समझ तो आ चुका है, अब आप उसको एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्ट करने के बाद तीसरा स्टेप है एक्सप्रेशन। फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। फिर ये जेंडर रोल या गोरा, काला, मोटा, पतला, छोटा, ये सब आपको दिखेगा ही नहीं। आपको जो दिखेगा वो दिखेगा अपना अंतर्मन, और आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो, और आपको दिखेगा कि लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। 2016 में मैंने पुरी विच कार्निवाल में परफॉर्मेंस किया, और वहाँ पे भी ऐसे थीमेटिक परफॉर्मेंस, एक स्टोरी, मेरी कहानी खुद की। तो फिर उसके बाद वैगाबॉन्ड मैगज़ीन ने पूरे वर्ल्ड में सर्वे किया कि कौन-कौन से हैं ऐसे लोग जो जेंडर स्टेरियोटाइप तोड़ रहे हैं परफॉर्मेंस के ज़रिए। तो उन्होंने मेरा भी नाम उसमें लिखा, उसमें और भी लोग हैं इंटरनेशनल 7 पीपल। उसके बाद वो सबसे पहला आर्टिकल था मेरा। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आई थिंक इसलिए हो रही है चीज़ें, क्योंकि जो मैं करता हूँ ये आर्ट, ये बहुत पॉलिटिकल है।
क्योंकि ये समाज के बहुत सारे चीज़ों पे सवाल खड़े करती है कि एक लड़का क्या चूड़ियाँ पहन सकता है, क्या मेकअप कर सकता है, ऐसे कपड़े या ये कलर मत पहनो, वो मत करो, आप घर के काम नहीं कर सकते या मर्द ये करेगा, औरत ये करेगी। मुझे लगता है जो औरत और मर्द का फ़र्क है वो ये है कि औरत एक बच्चा पैदा कर सकती है। अपने पेट में एक और इंसान क्रिएट कर सकती है, एक आदमी ये नहीं कर सकता। उसके अलावा हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, बाल लंबे कर सकते हैं, छोटे रख सकते हैं, साड़ी, ड्रेस, आप पैंट शर्ट पहनो, कुछ भी कर सकते हैं। और सवाल ये है कि क्या आप अपने आप से प्यार करते हो? क्योंकि ज़्यादातर हम प्यार पाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि ये मुझे प्यार करे तो मैं ऐसा बन जाऊँ, ये अगर प्यार करे तो भी मैं ऐसा बन जाऊँ। सब लोग मुझसे प्यार करें, तो आप अगर उनकी सोच-सोच के उनके विचारों जैसे बन जाओगे, तो आपका खुद का अस्तित्व है ही कहाँ? और अगर आप खुद से ही प्यार करोगे, तो ये सारे जितने भी भेदभाव है या टैबूज़ है, स्टीरियोटाइप्स है, धीरे-धीरे खुद ही ख़त्म हो जाएँगे। और शायद एक ऐसी दुनिया दिखेगी आपको, जो इस दुनिया से काफ़ी अलग है, जहाँ सब लोग एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो खुद से भी प्यार करते हैं। जब आप ये शब्द सुनो जेंडर फ्लूइड, आपको लगता होगा कितना नया इंग्लिश शब्द है, नया शब्द है। लेकिन अगर आप पीछे जाओ हिस्ट्री में, तो आपको दिखेगा बहुत सारे वेदों में भी एक्चुअली, वेदों में, महाभारत, रामायण, सब में ऐसे-ऐसे कैरेक्टर्स हैं बिना टैबू के, बिना उनका मज़ाक उड़ाए। तो बेशक ये शब्द आपको नया लग रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये है जेंडर फ्लूइड, जेंडर जिनका फ्लूइड है, जिन्होंने चूज़ किया है या वो खुद से ही ऐसे है कि हम एक बॉक्स में नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कर सकते ना आप इस बॉक्स में से निकलो, दूसरे में चले जाओ। आप यहाँ से निकल के ऐसे फ्लो कर सकते हो, फ्री रह सकते हो। तो मेरे लिए ये मतलब है जेंडर फ्लूइड होने का। बचपन में मैंने जानबूझ के स्कूल मिस किया कई बार, लेकिन फिर भी मैं स्कूल गया। मैंने अपना बेस्ट किया स्कूल में और मैंने अपने बैचलर्स में कॉलेज ऑफ आर्ट में, उसमें भी अपना बेस्ट किया। उसके बाद अपने मास्टर्स में भी बेस्ट किया और जो भी मैंने किया अपनी तरफ से एक्चुअली बेस्ट ही किया क्योंकि जो लोग थोड़े अलग देखे अलग तरीके से देखे जाते हैं समाज में, उनको शायद कुछ ज़्यादा ही अच्छा करना पड़ता है कि आप और अच्छा करो कि लोग आपको देखें, रिस्पेक्ट करें। लेकिन क्या आराम से नहीं जी सकते बाकी लोगों की तरह? क्या मैं बहुत ज़्यादा माँग रहा हूँ कि मैं ऐसे ड्रेसअप करना चाहता हूँ या फिर मुझे भी एक क्लासरूम में सबके साथ खेलने का हक है या सबके साथ लंच करने का हक है, मैम मेरी बातें सुने या रास्ते में लोग मुझे ना चिढ़ाएँ, मैं शांति से जी लूँ, जैसे भी मैं चाहता हूँ। क्या ये बहुत ज़्यादा है? लेकिन लोग मुझे बोलते नहीं तुम्हें जो समाज ने जो हिसाब बनाया है उसमें फिट होना पड़ेगा सबका प्यार लेने के लिए। लेकिन क्या इस तरीके से रह के प्यार नहीं मिल सकता हमको? क्या ये बहुत ज़्यादा है समाज से माँगने के लिए? जब लोग मुझे ऐसे देखते हैं उनको लगता है कि ओह! ये लड़कियों वाले कपड़े हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि लड़कियों के कपड़े नहीं है ये मैंने बनाए हैं खुद। मैंने खुद बनाए और ये मेरे कपड़े हैं। फिर लोगों को लगता है नहीं तुम ऐसे ड्रेसअप करते हो लड़कियों की तरह, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम लड़की लगते हो। तो उनको मैं ये जवाब देता हूँ क्या लड़की लगना क्या बुरी बात है क्या? या लड़की होना बुरी बात है क्या? तो अगर लड़की होना ही बुरी बात नहीं है, तो लगना बुरी बात कैसे हो सकती है? वो बच्चा जिसके साथ क्लास में कोई बैठना नहीं चाहता था, कोई बात नहीं करना चाहता था, कोई फ्रेंड नहीं बन चाहता था, उस बच्चे ने धीरे-धीरे मेहनत की और कभी गिव अप नहीं किया, खुद से प्यार किया और आज वही बच्चा आपके सामने है इतना बड़ा होके और मैं आज बहुत पूरे इंडिया के अलग-अलग डिज़ाइन कॉलेजों में पढ़ाता हूँ जैसे एनआईडी, निफ्ट और भी बहुत सारे कॉलेज। उसके अलावा अलग-अलग बड़े डिज़ाइनर्स लाइक ऋतु कुमार, उनके साथ काम किया है मैंने, कभी गिव अप नहीं किया। तो मेरा जाते-जाते ये मैसेज रहेगा कि आप अपने आप पर गिव अप मत करो। खुद को मत बदलो दुनिया के लिए, समाज को बदलने दो। और ये चेंज
कोई और नहीं लाएगा आपकी लाइफ में। जो इमेज या जिस इंसान को आप चाहते हो कि आके हमारी हेल्प करे, वो इंसान आप खुद ही हो एक्चुअली, और खुद ही वो इंसान धीरे-धीरे बन सकते हो अगर आपको लगता है कि आप अभी तक नहीं हो।